28 मार्च 1936 नॉर्थ वेस्टर्न स्पेन के गलिसिया के एक शांत गांव बसडोंगा डे आर्बस में एक बच्चे का जन्म होता है। किसे पता था कि बेहद मामूली परिस्थितियों में जन्मा ये बच्चा एक दिन दुनिया की फैशन इंडस्ट्री की काया पलट कर देगा। हम बात कर रहे हैं जारा के फाउंडर अमानसियो आर्टेगा गाउना की, जिनका लालन पालन एक ऐसे मजदूर परिवार में हुआ है जहां खाने के नाम पर ज्यादातर सिर्फ आलू नसीब होता था। उनके पिता एंटोनियो आर्टेगा रोड्रिगेज एक रेलवे कर्मचारी थे और मां जोसेफा गाउना हर्नांडेज एक गृहिणी थी। 4 बच्चों में सबसे छोटे अमानसियो का प्रारंभिक जीवन सादगी और जरूरतों से भरा था। आर्टेगा के इंडिटेक्स एम्पायर का प्रमुख ब्रांड जारा आज फास्ट फैशन का पर्याय बन चुका है, जहां कस्टमर्स को अभूतपूर्व गति से किफायती और सस्ते कपड़े डिलीवर किए जाते हैं। लेकिन जारा की कहानी सिर्फ कॉरपोरेट सक्सेस की कहानी नहीं है, ये लचीलापन, इनोवेशन और ह्यूमन डिजायर की गहरी समझ की कहानी है। एक कोरोना में एक स्टोर से लेकर 96 देशों में लगभग 7000 आउटलेट के नेटवर्क तक जारा की जर्नी एक ऐसे इंसान के विजन को दर्शाती है जिसने उस जगह पर अपॉर्चुनिटी देखी जहां बाकियों ने केवल लिमिटेशंस को देखा था। ये डॉक्यूमेंट्री अमानसियो आर्टेगा के जीवन, फैशन ब्रांड जारा को आकार देने वाली प्रमुख घटनाओं और अरबों डॉलर के फास्ट फैशन एम्पायर का निर्माण करने वाले माइलस्टोन्स पर आधारित है। हालांकि अमानसियो के जन्म के कुछ दिन बाद ही उनका परिवार गलिसिया के एक कोरोना में चला गया। गलिसिया एक ऐसा क्षेत्र जो अपने उबड़-खाबड़ समुद्री तट और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसी आर्थिक संघर्ष वाली जगह थी जहां आर्टेगा के परिवार सहित कई लोग दिहाड़ी पर जीते थे। रेलवे में उनके पिता की नौकरी ने स्थिरता तो प्रदान की, मगर धन नहीं। इस मामूली आय से परिवार का भरण पोषण ही बड़ी मुश्किल से हो पाता था। कहते हैं जब माँ बाप गरीब हों तो बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। इसलिए युवा अमानसियो ने कड़ी मेहनत का महत्व जल्दी ही सीख लिया था। 13 साल की उम्र में ही आर्टेगा ने अपनी स्कूली पढ़ाई को अलविदा कह दिया था। ऐसा उनकी पसंद ने नहीं बल्कि जरूरत ने करवा दिया। वजह यह भी थी कि उन्होंने एक दुकानदार को अपनी माँ से ये कहते हुए सुन लिया था कि अब वह उधार में और ज्यादा किराने का सामान नहीं खरीद सकती। इस अपमानजनक क्षण ने युवा अमानसियो को परिवार की आय में योगदान के लिए प्रेरित किया और उन्होंने एक कोरोना में एक छोटे से मेंसवियर स्टोर गाला नामक एक स्थानीय दर्जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। आर्टेगा का जिम्मा यहाँ पैकेट डिलीवरी और कपड़ों के रख रखाव का था। कामों को निपटाने और पैकेज डिलीवर करने के दौरान उन्होंने मटेरियल की कॉस्ट, प्रोडक्शन लेबर और रिटेलर्स द्वारा लगाए जाने वाले मार्कअप जैसी कपड़ों के व्यापार की बारीकियों को सीखा। हालांकि ये सबक अल्प विकसित थे, लेकिन इसने उनके फ्यूचर एम्पायर के बीज बो दिए। गाला में आर्टेगा का समय फॉर्मेटिव था। अब वह सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं था, वह एक कीन ऑब्जर्वर भी था। उसकी क्यूरियोसिटी और वर्क एथिक ने जल्द ही उसे शॉप असिस्टेंट के पद पर काबिज कर दिया। वह देखता था कि फैब्रिक्स कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं और गारमेंट्स की स्टिचिंग कैसे की जाती है। उन्होंने कस्टमर्स के साथ बातचीत करने का तरीका और उनकी पसंद को समझने में अपने कौशल को निखार लिया था। उन्होंने देखा कि कैसे महंगे गारमेंट्स को तैयार करके प्रीमियम कीमतों पर बेचा जाता है, जो कि आम स्पेनियों के लिमिटेड वार्डरोब के बिल्कुल विपरीत है। इस असमानता ने एक विचार को जन्म दिया, व्हाट इफ क्वालिटी फैशन कुड बी मेड एक्सेसिबल टू एवरीवन। क्या होगा यदि गुणवत्तापूर्ण फैशन सब के लिए सुलभ हो। गाला में अपनी अप्रेंटिस के बाद वह ला माजा में एक दूसरे लोकल क्लोथिंग बिजनेस से जुड़ गया। ला माजा में आर्टेगा की फैब्रिक्स की परख और ग्राहकों की जरूरतों का अनुमान लगाने की क्षमता स्पष्ट हो गई थी। अब वह केवल ऑर्डर का पालन करने से संतुष्ट नहीं था, उसने बिजनेस में सुधार के सुझाव देने शुरू कर दिए थे। हाँ, वो अलग बात थी कि उनके ज्यादातर सुझाव सीनियर्स द्वारा ठुकरा दिए जाते थे। 1949 से लेकर 1963 तक आर्टेगा के जीवन का ये पीरियड एक क्वाइट प्रिपरेशन का था।
अभी तक उनके पास ना तो किसी बड़े बिजनेस की कोई योजना थी और ना ही डिजाइन या प्रबंधन में कोई औपचारिक प्रशिक्षण, लेकिन वे जमीनी स्तर से सबक सीख रहे थे। गुणवत्ता का मूल्य, डिलीवरी में स्पीड का महत्व और ट्रेडिशनल रिटेल मॉडल की कमियां जो बिचौलियों पर बहुत निर्भर थी। यानी कि उन्होंने एक ऐसे सिस्टम का सपना देखना शुरू किया जहां प्रोडक्शन और सेल्स को बारीकी से जोड़ा जा सके और कम लागत पर बिना देरी के नए स्टाइल प्रोवाइड किए जा सकें। यही अंदरूनी बातें बाद में जारा की रिवॉल्यूशनरी अप्रोच का आधार बन गई। 1963 में 27 साल की उम्र में आर्टेगा ने अपना पहला उद्यमशील कदम उठाया। मात्र 2500 पेसेटास यानी कि आज के हिसाब से लगभग 15 यूरोज की बचत के साथ अपने भाई बहनों और भावी पत्नी रोसालिया मेरा के साथ मिलकर ए कोरूना के अपने लिविंग रूम में कन्फेक्सियोनेस गोवा की स्थापना की, जिसका नाम उनके नाम अमानसियो आर्टेगा गाउना के पहले अक्षर को उलटकर गोवा रखा गया था। काम की शुरुआत मामूली रूप से हुई, जिसमें डिजाइनर ब्रांड से प्रेरित क्विल्टेड बाथरोब्स और लांजरी बनाई गई, लेकिन इसकी खास बात ये थी कि ये सब अफोर्डेबल मटेरियल से बनाया गया था। एक छोटी सी वर्कशॉप से काम करते हुए ऑर्टेगा ने टेक्सटाइल्स पर अपनी समझ और कम लागत पर हाई एंड डिजाइन्स की नकल करने की अपनी क्षमता का लाभ उठाया। कन्फेक्सियोनेस गोवा को तुरंत सफलता तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी ये प्रॉफिटेबल था। ऑर्टेगा ने उत्पादन बढ़ाने, स्थानीय सिलाई करने वालों को काम पर रखने और सप्लायर्स का नेटवर्क बनाने में री इन्वेस्ट किया। इन शुरुआती कदमों ने उन्हें डिजाइन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक कंट्रोल करने के वर्टिकल इंटीग्रेशन का महत्व सिखाया। ये उस मॉडल की शुरुआत भर थी जिसने आगे चलकर जारा को वैश्विक प्रभुत्व के लिए प्रेरित किया। आर्टेगा ने स्थानीय स्तर पर कपड़े खरीदे, घर में उत्पादन करके लागत कम कर दी और महंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को दरकिनार करते हुए सीधे रिटेलर्स से संपर्क साधा। व्यवसाय लगातार बढ़ता गया, जिसमें सिलाई करने वालों की एक छोटी सी टीम को काम पर रखा गया। नाइट गाउन और दूसरे साधारण कपड़ों को शामिल करने के लिए प्रोडक्शन लाइन का विस्तार किया गया। 1970 के दशक की शुरुआत तक कार्यशाला को 500 लोगों के काम करने के लिए विकसित किया जा चुका था। इस दशक में ऑर्टेगा ने उन सिद्धांतों को निखारा जो आगे चलकर जारा को परिभाषित करेंगे। उन्होंने नोटिस किया कि कैसे ट्रेडिशनल फैशन हाउस किसी नई डिजाइन को मार्केट में लाने के लिए महीनों लगा देते हैं, जबकि ग्राहक इन्हें न्यूज़पेपर और पत्रिकाओं में पहले ही देख चुके होते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि रिटेलर्स कपड़ों पर बहुत ज्यादा मार्कअप लगाते हैं, जिससे कीमतें उत्पादन लागत से कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब एक निर्णायक क्षण आता है। साल 1975 में ए कोरूना शहर की चहल पहल भरी सड़क पर पहला जारा स्टोर खोला जाता है। शुरू में इसका नाम जोरबा द ग्रीक फिल्म के नाम पर जोरबा रखा गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर जारा कर दिया गया, जो संयोगवश दुनिया के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले ब्रांडों में से एक बन गया। अब बारी थी स्टोर की इमीडिएट सक्सेस की। जारा ने किफायती लेकिन ट्रेंडी डिजाइन से उभरते मध्यम वर्ग को टारगेट किया। ग्राहक बहुत कम कीमत पर डिजाइनर कपड़े खरीदने के लिए उमड़ पड़े। आर्टेगा की अप्रोच शुरू से ही अनकन्वेंशनल थी। ट्रेडिशनल खुदरा व्यापारियों के विपरीत वह सीजनल कलेक्शन पर निर्भर नहीं रहता था। इसकी बजाय उन्होंने तत्काल ग्राहकों की प्रतिक्रिया और बाजार में चल रहे ट्रेंड के हिसाब से कपड़ों के छोटे बैच का उत्पादन किया। यदि कोई स्टाइल ज्यादा बिकती तो ज्यादा बनाई जाती और कम बिकती तो उसमें कुछ नया किया जाता। लीड टाइम को कम रखा जाता। बस फिर क्या था, स्टोर तुरंत हिट हो गया। जारा के पहले स्टोर की सफलता सिर्फ किस्मत नहीं थी, बल्कि यह ऑर्टेगा के वर्षों के अवलोकन और प्रयोग का परिणाम था। अगले 8 वर्षों में जारा ने पूरे स्पेन में विस्तार किया। मैड्रिड, बार्सिलोना और वेलेंसिया जैसे प्रमुख शहरों में 9 और स्टोर खोले। प्रत्येक नए स्टोर में आर्टेगा के इसी बिलीफ को रीइंफोर्स किया गया कि गति और जवाबदेही खुदरा व्यवसाय की सफलता की कुंजी है।
1980 के दशक की शुरुआत में जारा ने गति पकड़ ली थी, लेकिन आर्टेगा को पता था कि व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक अधिक मजबूत संरचना की जरूरत होती है। साल 1985 में उन्होंने जारा और भविष्य के ब्रांडों की देखरेख के लिए एक होल्डिंग कंपनी के रूप में इंडीटेक्स इंडस्ट्रिया डी डिजाइनो टेक्सटाइल एसए की स्थापना की। इस यात्रा में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसी दौरान आर्टेगा ने इंस्टेंट फैशन नाम से एक नई शुरुआत की। ट्रेडिशनल खुदरा विक्रेताओं के नए डिजाइन्स को स्टोर की अलमारियों तक पहुंचने में 6 महीने या इससे भी अधिक का वक्त लग जाता था। आर्टेगा ने इस समय सीमा को हफ्तों और कभी कभी तो दिनों तक घटा दिया। इंडीटेक्स ने आईटी में भारी निवेश किया और स्टोर्स को कंप्यूटराइज्ड प्रणालियों के माध्यम से कारखानों से जोड़ा जो रियल टाइम सेल को ट्रैक करते थे। ये प्रणाली सस्ती नहीं थी, लेकिन इसने जारा को एक बेजोड़ बढ़त दी। डिजाइनर्स टीमों में काम करते थे जो सालाना हजारों स्टाइल तैयार करते थे। प्रोडक्शन को छोटा रखा गया जिससे कमी की भावना पैदा हुई और मांग को बढ़ाया। क्योंकि जारा के पास अपनी फैक्ट्रियां थी, इसलिए ये तेजी से गियर बदल सकती थी। 1988 में कंपनी ने आगे कदम बढ़ाया और पोर्टो पुर्तगाल में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टोर खोला। उसके बाद 1989 में न्यूयॉर्क सिटी और 1990 में पेरिस में स्टोर खोला। दशक के अंत तक तो जारा ने खुद को फैशन में उभरते हुए सितारे के रूप में स्थापित कर लिया था। 1990 के दशक में जारा एक वैश्विक शक्ति के रूप में बदल गई। अब जारा की उपस्थिति मैक्सिको, ग्रीस, बेल्जियम और स्वीडन जैसे 1 दर्जन से अधिक देशों में हो गई। 1998 में जारा ने अपने प्रतिस्पर्धियों को हैरान करते हुए एक लंबी छलांग उस वक्त लगाई जब अपना ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया, जो ई कॉमर्स अपनाने वाले पहले फैशन रिटेलरों में से एक था। ये कदम खुदरा क्षेत्र में डिजिटल क्रांति का पूर्वाभास था। इस बीच इंडीटेक्स ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हुए पुल एंड बेयर, मैसिमो डट्टी, बर्शका और स्ट्रेडिवेरियस जैसे नए ब्रांड्स खरीदे और लॉन्च कर दिया। 2000 के दशक में जारा ने जापान, सिंगापुर, रूस, मलेशिया, चीन, मोरक्को और भारत में प्रवेश लिया। 23 मई 2001 को इंडीटेक्स मैड्रिड स्टॉक एक्सचेंज में सार्वजनिक हो गया, जिससे कंपनी का मूल्य 9 बिलियन यूरो हो गया और रातों रात 59% शेयरों के मालिकाना हक के साथ ऑर्टेगा स्पेन के धनी व्यक्तियों की सूची में शुमार हो गए। जारा की आपूर्ति श्रृंखला आधुनिक व्यवसाय का एक चमत्कार बन गई। इसका हार्ट ए कोरोना के पास और टेक्सो में स्थित एक विशाल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर द क्यूब था, जो भूमिगत सुरंगों के माध्यम से कारखानों से जुड़ा हुआ था। सप्ताह में 2 बार दुनिया भर के स्टोरों को नए डिजाइन की खेप मिलती थी, जो प्रति वर्ष 20,000 तक होती थी, जबकि प्रतिस्पर्धियों के पास इसकी संख्या 2 से 4,000 तक ही होती थी। इस तेज टर्नओवर का मतलब था कि जारा ने शायद ही कभी छूट दी हो। इसकी 85% इन्वेंट्री पूरी कीमत पर बिकी। आर्टेगा ने निजी कार्यालय से हमेशा परहेज किया। वे जारा के स्टोर्स में विजिट करते थे, ग्राहकों की प्रतिक्रिया देखते और कर्मचारियों से फीडबैक इकट्ठा करते थे। इंडीटेक्स के मुख्यालय में डिजाइनरों और विशेषज्ञों के साथ काम करते थे। कंपनी के कैफेटेरिया में दोपहर का भोजन करते थे। एक सफेद शर्ट और नीला ब्लेजर पहनते थे, जो कभी जारा का उत्पाद नहीं होता था, और सुर्खियों से दूर रहते थे। 2001 तक उनकी कोई तस्वीर प्रकाशित नहीं हुई थी, लेकिन उनका प्रभाव निर्विवाद था। जैसे ही जारा ने 2010 के दशक में प्रवेश किया, उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अमेजन जैसी दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियों और H&M तथा शाइन जैसे फास्ट फैशन कंपटीटर्स ने जारा के प्रभुत्व को ललकारना शुरू कर दिया। साथ ही पर्यावरण संबंधी समस्याएं बढ़ी और ग्रीन पीस के डिटॉक्स कैंपेन ने इसकी सप्लाई चेन में टॉक्सिक केमिकल्स का दावा किया। लेबर इश्यूज भी सामने आए और बीबीसी की जांच में तुर्की की फैक्ट्रियों में शोषण का पता चला। लेकिन समय के साथ जारा ने इन सभी चुनौतियों का सामना किया। साल 2025 की बात करें तो कंपनी 96 देशों में 7,000 प्लस स्टोर चला रही है, जिसका सालाना रेवेन्यू
23 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। ये कोरोना में साइकिल चलाने वाले डिलीवरी बॉय से लेकर फास्ट फैशन टाइटन तक अमानसियो आर्टेगा की यात्रा असाधारण है। उनके विजन से जन्मी जारा सरलता और दृढ़ता का प्रमाण है। यह एक ब्रांड से बढ़कर है। यह एक क्रांति है जिसे लिविंग रूम से लेकर विश्व मंच तक स्टिच बाय स्टिच बनाया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।